स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के लिए पेपर 2 यूटेट के लिए आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और ये जो पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, यानी कि 2023 का जो पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए। तो भाई PYQ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। सोशल स्टडीज़ के लिए आज हमारा डिस्कशन रहेगा पेपर 2 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी को डिटेल में समझेंगे, सबके आंसर्स को देखेंगे और यहाँ से जो है अपना कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेंगे। और भाई ये आपके नोट्स के रूप में भी काम आ सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही डील करने वाला हूँ अभी सोशल स्टडीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। किस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको क्लियर होता जाएगा। तो वीडियो पर अगर नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं फिर आज की अपनी वीडियो यूटेट उत्तराखंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 से हम स्टार्ट करेंगे और 2023 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया लेवल पर क्वेश्चन है भाई। पेडागोजी भी पूछी गई है, साथ साथ जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई है मैं आगे वीडियो में आपको बताता रहूँगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो 91 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है? पहला ही क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है भाई? पेडागोजी से आ गया है हमारे पास पहला ही क्वेश्चन। तो पेडागोजी के आपको कम से कम 6 से 7 और क्वेश्चंस इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है सोशल स्टडीज़ में बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ से। जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चन हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। सामाजिक अध्ययन का जो विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है सोशल स्टडीज़ में, वो आपको बताना है। तर्क एवं चिंतन विकसित करना, स्वाध्याय को विकसित करना, राष्ट्रवाद विकसित करना या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। सामाजिक अध्ययन की अगर हम बात कर रहे हैं, सोशल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसका जो विशिष्ट उद्देश्य है वो पूछा गया है ना। तो तर्क और चिंतन यानी कि लॉजिक और थिंकिंग को भी डेवलप करता है सामाजिक अध्ययन, सेल्फ स्टडी को भी डेवलप करता है और नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को भी विकसित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 92, निम्न में से नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड इन लैब मेथड ऑफ सिविक टीचिंग? ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर, मॉडल और मानचित्र या उपयुक्त सभी। तो नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। देखो सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो राइट हैं कि जब भी आप लैब मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लैब टीचिंग कर रहे हैं, नागरिक शास्त्र का यहाँ क्वेश्चन दिया है, तो भाई इसमें ब्लैक बोर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स और जो भी मैप्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, देखते जाना सामाजिक अध्ययन के कितने बढ़िया और आसान से क्वेश्चन दिए हैं। और CDP में आपको इतनी करा चुका हूँ कि आप इजीली सामाजिक अध्ययन के जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल मज़ेदार आंसर कर सकते हैं भाई, थोड़ा बहुत नहीं, इंटरेस्टिंगली आप आंसर करोगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 93 बोलता है, सामाजिक विज्ञान में निंदनात्मक परीक्षण जो होता है शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा? अब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में हम कई बार CDP में देख चुके हैं। अगर आप लोग मेरी CDP की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं कई बार वहाँ पर रेमेडियल टीचिंग के बारे में बता चुका हूँ, डायग्नोस्टिक टीचिंग के बारे में बता चुका हूँ, निंदात्मक परीक्षण या फिर उपचारात्मक परीक्षण, दोनों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। सोशल स्टडी में किस तरीके से टीचर को हेल्प करेगा? ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? डी बोलते हैं पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है? उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है? प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी कंठस्थ नहीं किया है। तो ये तो यहाँ से हटा दो जो कंठस्थ वाला है। तो देखो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ये जानने के लिए कौन सा शिक्षण परीक्षण किया जाएगा भाई? टेस्टिंग कौन सी होगी? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होगी। जब भी स्टूडेंट पढ़ने में समस्या आती है स्टूडेंट को, तो टीचर जब उस चीज़ का पता लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, सोशल स्टडीज़ में भी हो सकती है, बाल विकास में भी हो सकती है, मैथ्स में भी हो सकती है, साइंस में भी हो सकती है। तो जहाँ भी अध्यापक जो है बच्चे की कमजोरियों का पता लगा रहा है टेस्ट के माध्यम से कि इसको कहाँ कौन सी जगह समझने में समस्या आ रही है, उसको हम बोलते हैं निंदनात्मक परीक्षण। अब टीचर को समझ में आ गया कि हो सकता है कि बच्चा जो है ओरल टेस्टिंग में बच्चा जो है फेल हो रहा है ना, कि बच्चा लिखित रूप से अच्छा समझ रहा है लेकिन मौखिक रूप से अच्छा नहीं समझ रहा। तो अब टीचर क्या करेगा? अब बच्चे के अनुरूप जो है टेस्ट को यानी कि अपनी टीचिंग को, उसको क्या बोलेंगे? जब बच्चे के अनुरूप टीचिंग होगी उसको बोलेंगे रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण। आई होप आपकी बात
समझ में आ गई होगी। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका अभीष्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 94, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विनिमय और मूल्य के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रमोट ए सोशल लर्निंग ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड वैल्यूज? पहला आता है परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ाना या निबंध लिखना। क्या पूछा गया है आपसे? सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए परियोजना कार्य का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क का इस्तेमाल करेंगे, आप समूह चर्चा का करेंगे। तो देखो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 94 के लिए। जो भी हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम सामाजिक लेवल पर बात करते हैं, तो यानी कि सामाजिक अध्ययन की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके बिहाफ पर जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि नियमों का, रेगुलेशन का और वैल्यूज़ यानी कि मूल्यों का पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 95, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह क्या कर रहा है, ये आपको बताना है। पाठ को भागीदार बनाने वाला बनता है, शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, उनकी स्थानीय वास्तविकता और वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा दे रहा है, शिक्षार्थियों की भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये आपको समझना है। 95 में बोला गया है कि जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हैं, यानी कि व्यक्तित्व जो अनुभव हैं, उसका प्रयोग करके आप सोशल साइंस की क्लास को किस तरीके से यूजफुल बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटिंग द एबिलिटी टू रिलेट देयर लोकल रियलिटी विद द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो लोकल यानी कि जो स्थानीय वास्तविकता है या स्थानीय जो नॉलेज है, ज्ञान है, स्थानीय ज्ञान को आप बढ़ावा देंगे, उसको जोड़ेंगे कहाँ? ग्लोबल स्तर पर। ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पर आप कनेक्ट करके समझाएंगे तो बहुत अच्छा से कनेक्ट हो जाएंगी नॉलेज, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने स्थानीय चीज़ों को सबसे पहले समझता है वैश्विक स्तर पर पहुँचने से पहले। तो वैश्विक स्तर यानी कि बड़े स्तर की चीज़ों को छोटे स्तर के साथ में जब आप मिलाकर बच्चे को समझाएंगे तो वहाँ से बच्चा जो है अच्छी लर्निंग करेगा, अधिगम उसका अच्छा होगा, सीखेगा जल्दी और इंटरेस्ट भी बच्चे में डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 लेते हैं भाई। क्वेश्चन 96 बोलता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस, साक्ष्यों के आधार पर निम्नांकित में से किस खंड में जानवरों को पालतू बनाना आरंभ हुआ था? तो कौन सा ऐसा काल था, आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल बिगिन, कि कौन सी ऐसी कल्चर थी, कौन सा ऐसा पीरियड था जिसमें जानवरों का पालन पोषण स्टार्ट हो गया था? ऑप्शन ए बोलता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो करेक्ट आंसर है इसका मेसोलिथिक पीरियड। प्रीवियस ईयर के अगर आप मेरे क्वेश्चन देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैंने 2022 का जो पेपर किया था शायद, उसमें हमने इसको डिस्कस कर लिया था, इन सारी चीज़ों को। 2022 या 2021 के पेपर दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें कौन कौन से काल हैं, कब आए हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं, तो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ डिस्कस कर लिया है। अब देखते हो यहाँ पर मेसोलिथिक पीरियड क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है। इस काल में जो है क्या हुआ था मुख्यतः कि देखो जो जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई थी। दूसरा इस काल में और क्या हुआ था, जितने भी टूल्स होते हैं, टूल्स बनाने यानी कि जो उपकरण होते हैं, औजार होते हैं, वो बनाना शुरू कर दिया था इस काल के दौरान में। यानी कि जो छोटे छोटे पत्थरों से या फिर मेटल से, लोहे से, उनसे छोटे छोटे टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। और पहला जानवर जो पालना शुरू किया था तो उसमें क्या आता है भाई, डॉग आता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पालतू सबसे पहले पालना शुरू किया था, तो डॉग की यहाँ पर बात हुई है, मेसोलिथिक पीरियड। अब मेसोलिथिक पीरियड को अगर हम देखें, मध्य पाषाण काल, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं भाई मिडिल स्टोन एज भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, मिडिल स्टोन एज। अब मिडिल स्टोन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह जो मेसोलिथिक है ना, तो इसमें अगर इसको मेसो का मतलब क्या होता है, मिडिल, बीच का, ठीक है, और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन, तो बीच की मिडिल स्टोन एज, इसलिए इसका नाम पड़ा है। क्लियर हो गई बात भाई। यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके के जो टूल्स बनाए गए थे, जो उपकरण बनाए गए थे, जो औजार बनाए गए थे, उससे क्या पता चलता है, इस काल में, मेसोलिथिक काल में, जो संज्ञानात्मक और क्रिएटिव स्किल्स हैं, कॉग्निटिव का मतलब समझते हो, मानसिक और इमोशनल का मतलब, मानसिक हो गया आपका, इमोशनल और क्रिएटिव यानी रचनात्मकता इस काल में लोगों के अंतर्गत आ गई थी। साथ साथ कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो गई थी, कॉग्निटिव संज्ञानात्मक जो कौशल होते हैं वो विकसित हो गए थे। दूसरा क्रिएटिव
रचनात्मक कार्य किए हैं तभी तो टूल्स बना पाए हैं। तो इन दो चीज़ों का बहुत अच्छे से पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में संज्ञानात्मक विकास और क्रिएटिव डेवलपमेंट ये दोनों ही विकसित हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन मिडिल स्टोन एज भी इसी काल को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। इसमें टूल्स भी बनाए हैं। दूसरा, इसमें जो जानवरों को पालना भी शुरू किया, प्लांट्स को लगाना शुरू किया। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि इन्होंने प्लांट्स को भी लगाना शुरू किया है। और ये जो एज है ये देखो अपर, इसकी अगर मैं बात करूं अपर पैलियोथिक और न्यूलियोथिक, न्यूलियोथिक का मतलब नवपाषाण काल, न्यूलिथिक और अपर पैलियोथिक के बीच का जो काल है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है। काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ये जितनी भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, इनको नोट डाउन कर लिया करो भी, आगे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अब नेक्स्ट 97 देखते हैं, हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देखो क्वेश्चन इस तरीके का ही बनेगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन से डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे कहते हैं, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है भाई, इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। ऊपर जितने भी अपने मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल है ना, अपर पैथोलिथिक पीरियड, न्यूलिथिक पीरियड यानी कि उत्तर पुरा पाषाण काल, ये इन सब का बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इस काल में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई थी, बस ये जानना है। 97 क्वेश्चन बोलता है हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा, रावी, भोगवा या फिर भीमा। तो देखो हड़प्पा सिटी जो लोथल है, लोथल एक बहुत ही मेजर साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा कल्चर की। और ये कहाँ पाई गई थी भाई, जो भोगवा नदी है। अब ये भोगवा नदी कौन सी है भाई कहोगे, हमने तो पहली बार सुनी है। तो ये जो भोगवा नदी है, ये जो साबरमती नदी है, साबरमती नदी जो है, रिवर जो है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि इसकी सहयोगी रिवर है, इसकी ब्रांच रिवर है। कौन सी है, भोगवा नदी। इसी के किनारे कौन सी साइट मिली है भाई, लोथल साइट मिली है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साबरमती रिवर कहाँ है, आप सभी को पता है, साबरमती रिवर जो है गुजरात। तो ये साइट कहाँ पर हुई, लोथल जो साइट है ये गुजरात में है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ ध्यान देना, खंतबुल बोलते हैं, KHN BUL, खंतबुल। इस तरीके से गल्फ ऑफ खंतबुल इसको बोला जाता है। भोगवा नदी जो है साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। लोथल साइट कहाँ है भाई, गुजरात में पाई जाती है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट है भाई ये। और इसकी जो अगर बात करें, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि लोथल जो साइट है, लोथल जो स्थल जो पाया गया है किस नदी के किनारे पाया गया है, वो तो आपको क्लियर हो गया, भोगवा नदी के किनारे पाया गया। लेकिन इसकी खोज किसने करी है, इसकी खोज करी है SR राव ने की है। 1964 में इसकी खोज की गई है। बात क्लियर हो रही है। जो लोथल साइट है SR राव ने खोज की है, इसकी डिस्कवरी करी है 1964 में इसकी खोज करी है। क्लियर हो गई बात। और अगर इसके बारे में अगर हम बात करें कि लोथल जो साइट है वो क्यों ज़्यादा फेमस हुई है, कि देखो यहाँ पर जो है ना हड़प्पन कल्चर की अगर मैं बात करें, हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो उसमें जो लोथल साइट थी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला जो बंदरगाह होता है, जो पोर्ट होता है, वो डेवलप किया गया था, वो बनाया गया था यहाँ पर। और किस लिए बनाया गया था, क्योंकि ये जो शहर था, लोथल जो शहर था, ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, यानी कि ट्रेड, व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। व्यापार के लिए समुद्री रास्ते अपनाए जाते थे, तो इसलिए वहाँ पर बंदरगाह को बनाया गया। किस समय की बात है, बहुत पुरानी बात हो रही है भाई। देखो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा कल्चर की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। कौन सी ईयर में इसकी खोज हुई थी, 1964 में, ठीक है। इसके बारे में पता लगाया गया था। और ये जो कल्चर है तो बहुत पुरानी कल्चर है। तो लोथल साइट में ट्रेडिंग के लिए बेसिकली फेमस है। सबसे पहला दुनिया का यहाँ पर पोर्ट बनाया गया था जिससे ट्रेड हो सके। क्लियर हो गई बात, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन आता है हमारे पास 98। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को या स्वामी विवेकानंद को। तो देखो आपको पता है महात्मा गांधी तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पर लाइट की बात हुई है, लाइट यानी कि प्रकाश की बात हुई है, एनलाइटेडमेंट, प्रकाश। तो ये आप सीधा सीधा कनेक्ट कर दो, गौतम बुद्धा से आ जाता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब गौतम बुद्धा, जिनको सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल पर है,
तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो जो गौतम बुद्ध हैं, महावीर गौतम बुद्ध हैं, सिद्धार्थ गौतम, इनका जो बचपन का नाम जाना जाता है, इनका बर्थ प्लेस क्या हुआ, लुम्बिनी हुआ, जो कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 563 BC में इनका बर्थ हुआ था। क्लियर होगी बात। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण जो होता है वो कहाँ प्राप्त किया था, कौन से स्थान पर प्राप्त किया था, तो गौतम बुद्ध ने जो निर्वाणा था वो बोध गया में प्राप्त किया था। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा कहाँ पर हुआ था। सरमन का मतलब क्या होता है, जो पहला भाषण इन्होंने गौतम बुद्धा ने दिया था, जो अपने नॉलेज को सभी लोगों के साथ में साझा किया था। तो फर्स्ट सरमन जो है वो कहाँ हुआ था भाई, ये हुआ था सारनाथ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ पॉइंट हैं गौतम बुद्धा के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। सोशल स्टडीज़ का पेपर देने जा रहे हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं। गौतम बुद्धा 563 BC में पैदा हुए थे। सिद्धार्थ गौतम इनका बेसिक नाम था और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ, नेपाल पर स्थित है। पहला जो इन्होंने अपना सरमन किया था, एनलाइटमेंट किया था, यानी कि जो इन्होंने भाषण दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। निर्वाणा इन्होंने कहाँ लिया है, ये लिया है गया बुद्ध में लिया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई भाई। इनके बारे में अगर बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी सी डिटेल है कि भाई इन्होंने कौन कौन सी ज्ञान के बारे में बात करी है, कि इनके 7 फोल्ड ऑफ नॉलेज के बारे में भी बात करी जाती है। तो काफ़ी डिटेल में, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आते हैं बहुत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं ये। इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। तो ये भाई खारवेल के बारे में बताते हैं, राजा खारवेल के बारे में ये इंस्क्रिप्शन बताते हैं। यानी कि हाथी गुम्फा शिलालेख क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन होते हैं, जो चीज़ें गुफाओं पर लिखित होती हैं, स्क्रिप्ट की गई होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं। तो ये हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ पर स्थित है भाई, हाथी गुम्फा शिलालेख जो है उदयगिरी हिल्स जो है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि कहाँ पर है भाई ये जो उदयगिरी हिल्स। अब उदयगिरी हिल्स कहाँ पर पड़ती हैं भाई, उदयगिरी हिल्स पाई जाती हैं भुवनेश्वर के पास में, नियर भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये देखो ये क्वेश्चन बन गया है आपका। अब आप सबसे पहले कि ये जो लिपियां हैं वो किसके बारे में बात करती हैं, खारवेल राजा थे, इनके बारे में बात करते हैं। कहाँ पर हैं ये, उदयगिरी हिल्स में पाई जाती हैं। और उदयगिरी हिल्स कहाँ पर है भाई, ये उदयगिरी हिल्स जो है भाई ये भुवनेश्वर में है, जो वर्तमान में उड़ीसा में है। तो ये इतने आपका बेसिक चीज़ हो गई इसके बारे में। अब जो खारवेल राजा थे ना, तो इन्होंने जो है 13 साल तक रूल किया था भाई, 13 साल तक इन्होंने रूल किया था जो खारवेल राजा थे। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं हाथी गुम्फा लेक पर, तो इसकी लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो ये किस लैंग्वेज में लिखी गई हैं, तो ये प्राकृत लैंग्वेज होती है ना, उसमें लिखी गई हैं। उसके साथ साथ जो है इसकी जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी है। तो ये देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ से, हाथी गुम्फा शिलालेख से ही कितने सारे क्वेश्चन बन गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने था कि भाई किसके बारे में जानकारी प्रदान करता, खारवेल के बारे में। अब खारवेल कौन थे, खारवेल एक रूलर थे, ठीक है, एक शासक थे जिन्होंने 13 साल तक शासक किया है। और ये जो है ना कनिष्क राजा के आसपास के ईयर के हैं ये। क्लियर हो गई बात। और जहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं भाई, वो प्राकृतिक में लिखे गए। स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट हो गई। और हाथी गुम्फा लेक कहाँ पाई जाती है, उदयगिरी हिल्स के पास पाई जाती हैं। उदयगिरी हिल्स कहाँ पर है भाई, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। कितने सारे क्वेश्चंस बन गए हैं यहाँ से। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 100 पे। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याप या फिर द्रोणावाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं। विच रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टर्म कुल्यापा या फिर द्रोणावाप किस चीज़ को बताते हैं भाई, भूमाप को बताते हैं, विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के हैं, नगर की भूमिका का वर्णन है, या फिर धार्मिक अनुष्ठान है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए भाई। ये देखो मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी कि भूमि को नापने का यूनिट थी ये उस समय की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुल्यावाप या द्रोणावाप। अब ये दोनों जो यूनिट है ना, ये लैंड को मेज़र करने के लिए की जाती हैं। अब लैंड को मेज़र करने के लिए 2 प्रकार की लिपि का इस्तेमाल किया जाता था भाई, देखो, ठीक है। अब कौन कौन सी वो, अब किस समय की बात हो रही है ये, देखो ये जो गुप्ता पीरियड चल रहा था ना, उस समय की बात है भाई। जो गुप्ता पीरियड था
उस समय की बात हो रही है, उस समय के कार्यकाल में गुप्ता पीरियड में कुल्यवापा या फिर द्रोणवाप, ये दोनों जो हैं यूनिट्स हैं जिससे हमारी भूमि नापी जाती है। अब ये दोनों यूनिट जो है, जो बड़ा मेजरमेंट होता है, जो बड़ा माप का एरिया होता है, उसको नापने के लिए की जाती है। दो प्रकार से उस समय पर भूमि को नापा जाता था कि या तो छोटी छोटी इकाइयों में या फिर बड़ी इकाइयों में। तो ये बड़ी इकाई हैं जिससे बड़ा लैंड को मेजरमेंट किया जा सकता है। अगर छोटी चीज़ को मेजरमेंट करना था तो वो यूनिट अलग थी। तो ये देखो, ये कुल्याप क्या बताता है भाई, देखो कुल्याप बताता है, कुल्याप जो बताएगा कि एक कुल्याप की अगर हम बात करें तो इसमें 12 से लेकर 16 एकड़ तक आते हैं। क्लियर हो गई बात। वहीं अगर हम द्रोणवाप की बात करें तो इसमें 1.5 एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक आते हैं। तो देखो कितना डिफरेंस आ गया। जो द्रोणवाप है वो 1.5 एकड़ से लेकर 2 एकड़ तक की भूमि को नाप रहा है, कुल्याप जो है 12 एकड़ से लेकर 16 एकड़ तक की भूमि को नाप रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं अधावाप। दो तो ये हो गया, कुल्याप हो गया, द्रोणवाप हो गया, इसके बाद आता है अधावाप आता है। अधावाप में क्या आता है भाई, देखो इसमें आता है 3/8 से लेकर ½ एकड़। तो देखो अलग अलग प्रकार की यूनिट्स हो गई ना। अगर आपको आधा यानी कि 1 एकड़ से कम में नापना है तो अधावाप का इस्तेमाल करेंगे आप। 1 एकड़ से ऊपर की ज़मीन हो जाती है, यानी कि आपके पास 1.5 से लेकर 2 एकड़ तक का लैंड है तो द्रोणवाप का इस्तेमाल करो। और 2 एकड़ से ऊपर का है तो कुल्याप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 12 से लेकर 16 एकड़ तक मेजरमेंट किया जाता था। क्लियर हो गई बात। तो ये मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें, गुप्ता पीरियड के टाइम की बात है ये। नेक्स्ट 101, भारत के किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस जो होता है वहाँ उन एग्जाम्स के टॉपिक्स हैं ये। एकता प्रणाली क्या है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा जो नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाई ये ऐसे टॉपिक है ना जो यूपीएससी में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, लेकिन अभी आप यूपीएससी में बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली सिस्टम का प्रयोग किया था। तो इल्तुतमिश ने किया था, बलबन ने किया था, खिलजी ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 101 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इल्तुतमिश जो राजा थे उन्होंने एकता प्रणाली का प्रयोग किया था। अब एकता प्रणाली क्या है, एक ये भी तो पता होना चाहिए, लैंड सिस्टम हो, यानी कि लैंड सिस्टम, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बताता हूँ आपको, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड का मतलब क्या है, भूमि, भूमि विभाजन प्रणाली, या भूमि विभाजन किस प्रकार से किया जाए वो एकता सिस्टम में बताया गया था। इल्तुतमिश ने इसको लागू किया था। क्लियर हो रही है बात। जो भी दिल्ली सल्तनत चल रही थी उस समय पर, तो दिल्ली सल्तनत की जितनी भी बाउंड्रीज थी, जितनी भी टेरिटरीज थी, जिसको जो बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी, जो बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं बाउंड्रीज थी, किस समय की बात की जा रही है, जब इल्तुतमिश राजा थे दिल्ली सल्तनत के, तो उस समय जो भूमि का विभाजन था वो एकता सिस्टम से किया जा रहा था। एकता सिस्टम में क्या होता था भाई, एकता सिस्टम में जो छोटे छोटे एरियाज हैं और जो बड़े बड़े एरियाज हैं उसका विभाजन किया जाता था। क्लियर हो गई बात, बस इतना समझ लो, क्योंकि डिटेल में तो बहुत सारा है। जो एकता प्रणाली है इसकी डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि प्रशासनिक जो प्रणाली है और भूमि विभाजन है, तो ये किस प्रकार से होगा ये एकता सिस्टम में मेंशन किया गया है। क्लियर बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे 102 पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जो पेयर सही से मैच नहीं हुआ है वही आंसर आपको ढूंढना है। चंद्रावार का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध या घाघरा का युद्ध, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको आंसर करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो सही से नहीं मेंशन किया गया है, तो वो है हमारे पास बैटल ऑफ तालीकोटा। तो बैटल ऑफ तालीकोटा 1564 में इन्होंने मेंशन किया है, बट ये गलत है, 1564 में नहीं हुआ था बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, इससे ऊपर दिया है इन्होंने तैमूर का आक्रमण, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, कब हुआ था भाई, ये सही आंसर है यहाँ पर 1398 में ही हुआ था। और इन्होंने कौन से एरिया, भारत के कौन से एरिया पर आक्रमण किया था। जो तैमूर का इन्वेंशन था सबसे पहले कहाँ हुआ था, नॉर्दर्न इंडिया पर हुआ था। नॉर्दर्न इंडिया पर इन्होंने आक्रमण किया था और बहुत तहस नहस मचा दिया था भाई। इसीलिए अटैक ऑफ तैमूर हमेशा जाना जाता है 1398 में। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया पर इसने आक्रमण किया था। और कौन सी डायनेस्टी चल रही थी उस समय, तुगलक वंश चल रहा था भाई।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, तुगलक वंश चल रहा था जब तैमूर आया था और तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 पर। ठीक है, कहाँ से आया था भाई? ये जो इंदस घाटी है, जो सिंधु घाटी है, जो सिंधु रिवर को पार करके ये आया था और इसने 1398 में आक्रमण किया था। तुगलक डायनेस्टी भारत में उस समय पर चल रही थी जोरदार तरीके से, तो नॉर्थ इंडिया को इसने आक्रमण का शिकार बनाया था। तो यहाँ जो सही से मैच नहीं है, तालीकोटा का युद्ध 1564 में नहीं हुआ था। कब हुआ था ये कमेंट करके बताना। ये आप लोगों के लिए कमेंट है कि आपको ये कमेंट में आंसर बताना है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर लिखा है 1564, बट ये गलत है, आपको सही आंसर देना है। कमेंट में देखेंगे भाई कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। कृष्णदेव राय किस शहर की स्थापना, कौन से शहर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने? विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय द कृष्णदेव राय? वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी या फिर चंद्रगिरी? तो देखो इन्होंने जो शहर की स्थापना की थी वो था नागलपुरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कृष्णदेव राय कौन है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो जो विजयनगर एम्पायर था, ठीक है, विजयनगर जो एम्पायर था तो उसमें ये शासक के रूप में काम कर रहे थे, जिनका नाम है कृष्णदेव राय, और इन्होंने नागलपुर शहर की स्थापना करी थी। और विजयनगर एम्पायर में जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश नहीं यार, तुगलक वंश कहाँ से आ गया यहाँ पर? ये था डायनेस्टी उस समय चल रही थी, तुलावा डायनेस्टी। तुलावा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कृष्णदेव राय की बात हम कर रहे हैं। जो तुलावा डायनेस्टी, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कौन सा इनका डायनेस्टी थी भाई कृष्णदेव राय की, तो ये तुलावा डायनेस्टी थी। इन्होंने नागलपुरा जो शहर है उसको बसाया था, ठीक है। और इन्होंने जो है ना सबसे लंबा रूल किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इनका जो रूलिंग पीरियड है ना कृष्णदेव राय का, ये काफ़ी लंबा है। जब इस्लामिक, किस समय पे किया इन्होंने? जब इस्लामिक दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत जो है जब गिर गई थी, फॉल हो गई थी। कौन सी सल्तनत? इस्लामिक दिल्ली सल्तनत जब जो है नीचे गिर गई थी, उस समय पर इन्होंने शासन किया है कृष्णदेव राय ने। इनकी डायनेस्टी का नाम था तुलावा डायनेस्टी, इनका नाम था नागलपुर शहर की इन्होंने स्थापना की थी। कौन से किंगडम की बात हो रही है? विजयनगर किंगडम की बात हो रही है, ठीक है। विजयनगर के एम्पायर थे ये, विजयनगर एम्पायर के राजा थे कृष्णदेव राय, और इन्होंने सबसे लंबा रूल किया है जब इस्लामिक दिल्ली सल्तनत जो है नीचे गिर गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 104। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ये मनसबदारी सिस्टम जो है ये भी यूपीएससी का टॉपिक है भाई। अब आप देख लो कितने बढ़िया लेवल, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे हैं यूटेट ने एकदम सोशल स्टडीज़ से, कि मनसबदारी सिस्टम क्या होता है। तो जो कथन सही है वो आपको बताना। मनसबदारी व्यवस्था राज्य का शासक समूह था जिसका प्रचलन अकबर ने किया था। मनसबदारी वंशानुगत होता था, ये नहीं है भाई। ऑप्शन 2 इसका गलत है, ऑप्शन 1 इसका सही है। इसका जो मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट करने वाला जो शासक थे वो थे अकबर, ठीक है। अकबर ने लगवाया था मनसबदारी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर 104। और मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था भाई कि जो मुग़ल एम्पायर या मुग़ल शासक अकबर जो थे उन्होंने इसको लगवाया था। अब वो क्यों लगवाया था? कि भाई इन्होंने इसलिए लगवाया था कि जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं अकबर के कार्यकाल में, जो नीचे के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको डिवीज़न करने के लिए, उनको विभाजित करने के लिए कि उनको किस तरीके से कौन से काम दिए जाने चाहिए, क्या उनके पास पावर होनी चाहिए। तो ये मनसबदारी सिस्टम उससे रिलेट करता है, ठीक है भाई। और कब लगवाया था ये? 1571 में अकबर ने इसको लगाया था, ठीक है, 1570 में मनसबदारी सिस्टम लगाया जाता था। एक प्रकार का ये टैक्स था भाई। इसमें क्या होता था, जितने भी ऑफिशियल, जितने भी कार्यकर्ता थे अकबर के शासनकाल में, चाहे वो ऊपर के रैंक पर कार्य कर रहे हो, चाहे वो लोअर रैंक पर कार्य कर रहे हो, उस हिसाब से उन पर कर लगाया जाता था। मनसबदारी सिस्टम उस हिसाब से किया जाता था, ठीक है। ब्यूरोक्रेट सिस्टम था एक प्रकार का, जिससे जितने भी लोग थे उनको रैंक किया जाता था। रैंक यानी कि नंबरिंग की जाती थी कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। तो ये एक प्रकार का सिस्टम था जिससे जो वहाँ का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्यकाल जो है चलता था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी की शुरुआत की है। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुरु स्टार्टेड अ गुरुमुखी। गुरुमुखी किसने की है, गुरु नानक ने की है, या गुरु अमरदास जी ने की है, गुरु रामदास जी ने की है, या गुरु अंगद जी ने की है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, गुरु। कौन थे भाई, गुरु अंगद जो है सिख धर्म में कितने गुरु हैं, 10 गुरु हैं, 10 गुरु हैं ना, तो उसमें से दूसरे स्थान पर आते थे, सेकंड प्लेस पर आते थे। पहले पर कौन आते थे, गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की है। उसके बाद जो गुरु आते हैं वो गुरु अंगद हैं जिन्होंने गुरुमुखी के बारे में या गुरुमुखी की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, जो सही से मैच नहीं हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पर कितने सारे, देखो स्थायी बंदोबस्त किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एल्बर्ट बिल किसने पास किया, लॉर्ड रिपन। सुरक्षा घेरे की नीति, वॉरेन हास्टिंग, जिसको रिंग फेनेंस पॉलिसी बोला जाता है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट यानी कि देसी प्रेस अधिनियम, लॉर्ड कर्जन लेके आए थे, नहीं, लॉर्ड कर्जन नहीं लेके आए थे। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ये लेके आए थे लॉर्ड, मैं बताता हूँ आपको, लॉर्ड लिटन, ध्यान रखो इसको, लॉर्ड लिटन इनको लेके आए थे, लॉर्ड कर्जन नहीं लेके आए थे, और यही इसलिए इसका राइट आंसर है। अब इसमें होता क्या था भाई, ये देश प्रेस अधिनियम क्या करता था, देश प्रेस अधिनियम जो है ये क्रिटिसिज्म करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये एक प्रकार की क्या थी, ये प्रेस थी, वर्नैकुलर प्रेस यहाँ पर लिखा ना, प्रेस एक्ट। तो इसको लेके आने वाला कौन था, इसका दमन किया था लॉर्ड लिटन ने। ये नहीं चाहते थे कि भाई जो भी प्रजा है, जो भारत की प्रजा है, वो ब्रिटिश सिस्टम के बारे में या ब्रिटिश सिस्टम की जो भी आलोचनाएं हैं वो जाने। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने ये एक्ट को बनाया था, जो दबाव डाल रहे थे लगातार इस प्रेस पे कि ये जो भी ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी उनका क्रिटिसिज्म ये ना करे ये प्रेस, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने इस पर एक्ट लगाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 107 के साथ में, थोड़ा यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं भाई, काफ़ी मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें समझा दी हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। हाँ, सत्य शोधक समाज संगठित किया, सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज किसने किया, बिहार के आदिवासियों के उन्मुख के लिए, गुजरात में मंदिर प्रवेश के आंदोलन के लिए, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन, या पंजाब में कृषक आंदोलन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, एंटी कास्ट मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र था, यानी कि महाराष्ट्र में जाति विरोध का एक आंदोलन था जिसको सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है हमारे पास 108, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो देखो, भारतीय नेशनल कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई सारे अधिवेशन हुए, आप सभी लोगों को पता है ना। तो उसमें कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बनारस में कहा था, कलकत्ता में कहा था, सूरत में कहा था, या लखनऊ अधिवेशन में कहा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसको ये भी भाई यूपीएससी का टॉपिक है आपका, ये भी यूपीएससी का टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, भारतीय नेशनल कांग्रेस आ गया। अब भारतीय नेशनल कांग्रेस यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उनकी जो मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो पार्टी, वो कंबाइन हुई थी भारतीय नेशनल कांग्रेस से। किसके संचालन में हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये काम किया था, क्योंकि ये दोनों पार्टीज़ के लोगों को जानते थे, दोनों पार्टीज से ये मिले हुए थे। तो इन्होंने क्या काम किया, भारतीय नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, मुस्लिम लीग जो कमेटी बनी हुई थी उस समय पर, उसको कंबाइन करने का, उसको जोड़ने का काम किया। और जोड़ने का मुख्य कारण क्या था, जिससे कि वो पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उसके खिलाफ जो है पूर्ण बहुमत ले सकें, उसके खिलाफ जो है मिलकर बोल सके। मेन मुद्दा ये था इसका, यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन का जो मुख्य मुद्दा था जो ये हुआ था, वो ये था कि जो ब्रिटिश शासक जो चल रही थी, ब्रिटिश शासन जो चल रही थी, तो ये लोग ये मांग कर रहे थे ब्रिटिश शासन से कि भाई भारत में, इंडिया में हमारे लोगों को रूल करने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी कि उच्च पदों पर हमारे भारतीय जो लोग हैं उनको बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। और ऐसा क्यों चाहते थे, क्योंकि अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति ऊपर शासन पर जाकर बैठता, इनकी गवर्नेंस में ऊपर जाकर बैठता, तो वो अपने नियम को लागू कर सकता था। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे कि इंडिपेंडेंस ली जा सकती थी। तो इसलिए यह लखनऊ अधिवेशन में ये चीज़ हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम लीग कमेटी थी उसको मिलाया था, और यहीं पर ही बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने बोला था भाई, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्ट है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्राचीनतम
या प्राचीन कला परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय प्राच्य कला संस्था की स्थापना करी है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, नंदलाल बोस हैं, असित कुमार हलदार हैं, या फिर अमृता शेरगिल हैं। क्या किया था भाई? राइट आंसर देख लो, अवनींद्रनाथ जो टैगोर हैं इन्होंने क्या किया है, ये आर्ट से रिलेट करते हैं भाई, इनका जो है आर्ट पर बहुत अच्छी कमांड है। ये अनिरुद्ध जो हैं, अब अनिरुद्ध नहीं है, ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं, ये जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने जो स्वदेशी वैल्यूज़ जो होती हैं, स्वदेशी जो मूल्य होते हैं, उनको अपने आर्ट के माध्यम से लोगों को दिखाया। इन्होंने परंपरा को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय प्राच्य कला संस्था की स्थापना की। और कौन है ये है अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का 110वां। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो देखो, लोकनायक के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक जो है एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस लीडर रहे हैं। और इनका जो मृत्यु का ईयर था वो 1920 था भाई। ऊपर देखो, अभी मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया, लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1919 में बोला था और 1920 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इस समय आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था, जिसमें कि भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद करने की बातें चल रही थी। उसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनका जो बर्थ हुआ है भाई, वो इनका जो बर्थ हुआ था 1856 में हुआ था। 1857 में क्या चल रहा था, रिवॉल्ट चल रहा था भारत के अंतर्गत, और 1856 में इनका जन्म हुआ था। तो ऐसे रिलेट करके आप इनको याद रख सकते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, 1856 में हुआ था। इनकी डेथ कब हुई, 1920 में हुई। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में हुआ था, जिसमें इन्होंने स्वराज वाला अपना स्टेटमेंट दिया था। तो इस तरीके से, और इन्हें लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पहले लोकप्रिय नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी कि इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता के रूप में भी जानते हैं। लोकनायक के साथ साथ हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के रूप में भी इनको जानते हैं। तो काफ़ी सारे टाइटल इनको मिले हुए हैं बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, लोकनायक के नाम से, और हिंदू राष्ट्रवादी के पिता भी जाने जाते हैं। एक बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। दूसरा, इनका जन्म कब हुआ था, 1856 में हुआ था। इनकी डेथ कब हुई, 1920 में हुई। 1919 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें इन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज क्या है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो भाई अभी तक के हमने 20 क्वेश्चंस को देख लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर चाहिए भाई। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसका आंसर आप कमेंट में डाल देना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।